इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले क्या मानसिक तैयारी जरूरी है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत करने से पहले हमें किन चीजों का फैसला करना जरूरी है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से प्लान न करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। मैंने ये देखा है कि जब मैं अपने घर से सुबह सवेरे दौड़ने के लिए निकलता हूँ तो यदि मैं बिना कोई फैसला किए हुए निकलता हूँ तो उस दिन मैं दौड़ता ज़रूर हूँ, लेकिन कम से कम दौड़ता हूँ। और जब कम से कम भी दौड़ता हूँ तो लगभग 5-7 किलोमीटर तो खैर दौड़ता ही हूँ। लेकिन यदि मैं इससे ज़्यादा लंबी डिस्टेंस दौड़ना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे लिए ये ज़रूरी होता है कि जब मैं दौड़ने के लिए सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकलूँ तो दौड़ने के पहले ही निश्चय कर लूं कि आज मैं कितने किलोमीटर दौड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि जब मैं अपने आप से कहता हूं कि आज मैं 15 किलोमीटर दौड़ूंगा तो मैं जनरली बड़े ही आराम से उस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा कर लेता हूं, कोई खास परेशानी नहीं होती। उसके 1-2 दिन के बाद ही यदि मैं फिर से दौड़ने के लिए जाता हूं और इस बार मैं अपने आप से फैसला करता हूं जाने से पहले कि आज मैं एक हाफ मैराथन दौड़ूंगा 21 किलोमीटर, तो मैंने देखा है कि मैं उस डिस्टेंस को भी बड़े आराम से पूरा कर लेता हूं, जनरली कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि मैं घर से निकलने से पहले कोई डिस्टेंस फाइनलाइज नहीं करता, कोई क्लियर फैसला नहीं करता कि आज मैं कितने किलोमीटर दौड़ूंगा, तो उस दिन मैं दौड़ता जरूर हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन कम से कम दौड़ता हूं। आई रन द लीस्ट ऑन द डेज व्हेन आई डोंट फाइनलाइज द डिस्टेंस। दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपने दिमाग में क्लियर कट और पक्का फैसला करके बाहर नहीं निकलता तो मैं अपनी डिफॉल्ट स्टेट पर आ जाता हूं, जो कि 5-7-8 किलोमीटर होती है। इन सब बातों को यहां डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो ये है कि हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो काफी मैनिपुलेटिव हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम है एनर्जी को कंजर्व करना और हमें खतरों से बचाना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब एक्टिविटीज को पसंद नहीं करता जिनकी वजह से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े या चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरना पड़े। और जहां भी हमारे उस माइंड को थोड़ा सा भी खतरा दिखाई देता है तो वो उस काम को, उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। अगर उसको लगता है कि ये बंदा दौड़ने जाएगा और जरूरत से ज्यादा दौड़ेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो खैर कंज्यूम होगी ही, मसल्स भी रप्चर होंगी, बॉडी टिश्यूज का वेयर एंड टेयर भी होगा, तो इससे अच्छा होगा कि ये बंदा घर में ही बैठे, थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह देखे, कोई वेब सीरीज देखे और कुछ पॉपकॉर्न खाए, जिससे थोड़ी सी एनर्जी भी मिलेगी और ये सब मसल रिपेयर करने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह की परेशानी उन लोगों को भी होती है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले स्पेसिफिकली फैसला नहीं करते। वे फैसला नहीं करते कि वे कितने घंटे के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे, या उस दौरान क्या खाएंगे या क्या नहीं खाएंगे। और इसीलिए ये बेहतर होगा कि जिस दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हैं उसके एक दिन पहले ही स्पेसिफिकली ये फैसला कर लें कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटों के लिए करेंगे, यानी आपकी ईटिंग विंडो क्या होगी और फास्टिंग विंडो क्या होगी। आप अपनी सारी फूड कैलोरीज 8 घंटों में खाएंगे या 6 घंटों में या 4 घंटों में। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले एक और छोटा सा कदम उठाना जरूरी है, और वो ये कि यदि हम कल इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हैं तो आज शाम को ही एक 2-5 मिनट का समय निकालकर अपने किचन में जाकर, अपनी रसोई घर में जाकर पूरी स्थिति का, पूरी सिचुएशन का अंदाजा ले लें कि आप कल 8 घंटे या 6 घंटे की ईटिंग विंडो के दौरान क्या खाएंगे, कौन से फूड प्रोडक्ट्स खाएंगे। ये भी देखना बेहतर होगा कि उनमें से कितने फूड प्रोडक्ट्स आपके किचन में अवेलेबल हैं, उनमें से कितने फूड प्रोडक्ट्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की जरूरत है, उनमें से कौन से फूड प्रोडक्ट्स रेडी टू ईट हैं, कौन सी फूड प्रोडक्ट्स
आपको कल सवेरे प्रोसेस करने पड़ेंगे, कौन से फूड प्रोडक्ट्स आप आज रात को ही प्रोसेस करके अपने फ्रिज में या अपने किचन में रख सकते हैं। अब ये तो हुई ईटिंग विंडो या फीडिंग विंडो की बात, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारी जो दूसरी विंडो होती है वो होती है फास्टिंग विंडो या नॉन फीडिंग विंडो, और उसकी तैयारी करना भी जरूरी है, क्योंकि उस नॉन फीडिंग विंडो की लंबाई इंसिडेंटली फास्टिंग विंडो की लंबाई जो होती है आपकी फीडिंग विंडो की लंबाई से ज्यादा होती है। यदि आप 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी ईटिंग या फीडिंग विंडो तो सिर्फ 8 घंटों की होती है, लेकिन आपकी फास्टिंग विंडो 16 घंटों की होती है, और इसलिए उसका ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। अब आप पूछ सकते हैं कि उसका ध्यान रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसके दौरान तो हमें कुछ खाना ही नहीं है। और उसका जवाब यह है कि यह बात सही है कि उस दौरान हम कुछ भी खाना नहीं खाने वाले, कोई भी कैलोरीज नहीं ग्रहण करने वाले, बट एट द सेम टाइम हम इंसान हैं। उस दौरान भी हम कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, और अक्सर काम करते करते हम कुछ बोर भी हो सकते हैं, और उसके चलते हमें कुछ चाय कॉफी पीने की इच्छा हो सकती है। तो उसकी तैयारी भी हमें पहले से ही एडवांस में करके रख लेनी चाहिए। हमारे पास ब्लैक टी है या नहीं, ग्रीन टी है या नहीं, ब्लैक कॉफ़ी अवेलेबल है या नहीं। यदि आप पहली बार ब्लैक टी या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कितनी ब्लैक टी या कितनी ग्रीन टी एक कप में इस्तेमाल करनी है उसका अंदाज़ा भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम दूध और शक्कर वाली देसी चाय बनाते हैं तो उसमें हम बड़े आराम से 1 टीस्पून चाय पत्ती डाल देते हैं एक कप में, लेकिन यदि आप 1 टीस्पून चाय पत्ती एक कप में बिना दूध या शक्कर का इस्तेमाल किए हुए डालेंगे तो वो आपको बहुत कड़वी लग सकती है। तो आपको एक बार फास्ट शुरू करने से पहले ही एक बार एक ब्लैक टी बना करके या ग्रीन टी बना करके उसका टेस्ट आजमा लेना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ब्लैक टी के एक बड़े कप में, जो कि लगभग 250 ml होता है, 1 टीस्पून का 5वां हिस्सा ही इस्तेमाल करता हूँ। दूसरे शब्द में, यदि मुझे 5 कप ब्लैक टी बनानी होती है तो मैं सिर्फ 1 टीस्पून का या 1 टीस्पून वर्थ ऑफ टी लीव्स का इस्तेमाल करता हूँ। और इतनी कम चाय पत्ती इस्तेमाल करने से ही मुझे उस चाय का स्वाद भी मिल जाता है और वो ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती। लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है, हर व्यक्ति की टेस्ट या चॉइस थोड़ी सी अलग हो सकती है, और इसीलिए मैं यहाँ ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1-2 बार ब्लैक टी या ग्रीन टी बनाकर और उसे पीकर अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लें, जिससे कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त उस पर्टिकुलर दिन पर कोई परेशानी ना हो। इन सब बातों का अंदाज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब आप अपने किचन का इतना माइन्यूट सर्वे कर लेते हैं, एक बार जब आप कल खाए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स पर एक गहरी नज़र डाल लेते हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप दूसरे दिन आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से डिसुएड करने में कामयाब नहीं होगा। जीत आपकी होगी और टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग के फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितना हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में क्लियर होंगे, उतनी ही हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोशिश सफल होगी, वो सक्सेसफुल होगी। और ये सब एक्सरसाइजेज इसके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर अट्रैक्टिव फूड प्रोडक्ट्स का आज की तारीख में एक ढेर लगा हुआ है। आज एक आम इंसान को जितनी फूड चॉइसेस अवेलेबल हैं, उतनी बादशाह अकबर को भी नहीं थी। इतनी फूड चॉइसेस आपके मेंटल कंट्रोल पर लगातार अटैक करती रहती हैं, और जहां हमने अपना मेंटल कंट्रोल थोड़ा सा भी कम किया तो हमारी पूरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है, और उस हालत में हम अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। जब आप किसी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में प्लान नहीं करते तो उस एक्टिविटी में आपके कामयाब होने के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते। अंग्रेजी में ही एक और कहावत है, स्किपिंग द प्लानिंग स्टेज इज लाइक टेकिंग अ ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रॉल थ्रू अ माइन फील्ड। यू मे सर्वाइव बट द चांसेस आर रिमोट।
तो ये 1-2-3 मिनट का टाइम यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के पहले ही निकाल करके उसके बारे में सोच करके कुछ प्लानिंग कर सकें तो आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक बात मैं पहले भी अन्य वीडियोस में कह चुका हूं, लेकिन वो इतनी ज़रूरी है कि मैं उससे यहाँ फिर से दोहराना चाहता हूं, और वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक माइंड गेम है। आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको पहली बार इससे शुरू करने से रोकता रहेगा, आपको डिसुएड करता रहेगा। और इसलिए यदि आपके गोल्स एकदम क्लियर होंगे, यदि आपके प्रोसीजर समझे हुए होंगे, तो उनको अचीव करने के टूल्स आपके पास बेहतर तरीके से अवेलेबल होंगे। और उस सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी विल पावर को डिप्लीट नहीं कर पाएगा, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं ले जा पाएगा। और इसीलिए एक बार जब आप ये सब छोटी छोटी सावधानियां ले लेते हैं, छोटे छोटे प्रिकॉशंस ले लेते हैं, तो फिर आपके ब्रेन के पास ज्यादा एक्सक्यूजेस नहीं बचते। और एक बार जब आप कामयाबी से सिर्फ 2-4 दिनों के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ऑलरेडी उसकी आदत पड़नी शुरू हो जाती है और तब आप ऑटो पायलट पर जा सकते हैं। मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग पिछले कई सालों से कर रहा हूं और मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, और एक ज़माने में मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करने के लिए दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बनाता था। लेकिन आज मुझे फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती। और यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति इस तरह की फास्टिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस कर सकता है, तो मेरा मानना है कि दुनिया के अधिकतर लोग इसे कर सकते हैं। ज़रूरत है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों को जानने समझने की, ज़रूरत है तो उसे शुरू करने से पहले ऐसी कुछ छोटी छोटी सावधानियां लेने की।